फाइन स्टूडेंट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि तुम लोगों ने बता ही दिया कि हबल स्पेस टेलीस्कोप क्या होता है ना, तो उसी का सक्सेसर है, यानी कि वो जितना बढ़िया काम किया ये उससे भी अच्छा काम करेगा। बात समझे ना, तो ये भी स्पेस टेलीस्कोप है और ये सक्सेसर है। तो जाहिर सी बात है इसको भी कहाँ प्लेस किया जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट में, समझे। और ये कब लॉन्च किया गया या फिर कब लॉन्च होने वाला था, 2021 में, देखो लॉन्च हो गया होगा ये। बात समझे ना। द मेजर गोल, मेन काम क्या है, और देखो इसका काम समझना है तो पहले दूसरा वाला उसका भी काम समझना होगा तुमको। उसका काम क्या था कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, जो बहुत दूर दराज में ऑब्जेक्ट है, गैलेक्सी है, सेलेसियस बॉडीज है, वहाँ से जो रेडिएशंस आ रहे हैं उसको डिटेक्ट करना। यदि वो हम डिटेक्ट कर लिए तो हम पहचान लेंगे ना कि कहाँ से आ रहा है। जैसे बिग बैंग थ्योरी हुआ होगा, यानी कि सॉरी बिग बैंग जब हुआ होगा तो स्पेस एक्सपांड हुआ ना, स्पेस स्टार्ट हुआ ना एक्सपांड होना, तो जो शुरू का जो बना होगा कितना दूर होगा, और वहाँ से यदि रेडिएशन हम कैप्चर कर लिए तो ये जो रहस्य है गैलेक्सी का, ये जो यूनिवर्स का, काफ़ी हद तक हम सुलझा पाएंगे। बात समझे। वही है कि मेन गोल क्या है तुम्हारा, जो बहुत दूर का ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स का, जो फर्स्ट गैलेक्सी है, फर्स्ट गैलेक्सी मतलब जहाँ से स्टार्टिंग बिग बैंग वाला चीज़ स्टार्टिंग हुआ था, उसको हम समझ सकें, जो कि नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट से समझना असंभव है। बात समझे। क्यों नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट से समझना असंभव है कोमल? क्यों? क्योंकि नॉर्मल हो सकता है नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट में रेजोल्यूशन उतना तगड़ा ना हो सकता है कि नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट में बहुत ज़्यादा तुम्हारा बीच में बहुत दिक्कत हो, इन्फेरेंस हो, डिफ्रैक्शंस हो। हाँ नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो अलग काम के लिए बनाया होगा, इसके लिए पार्टिकुलर। हाँ ठीक है, ये भी सही है। नॉर्मल देखो, अब एक तो सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जितना भी हम चीज़ कर रही है हम लो अर्थ ऑर्बिट में डाल रहे हैं। तो लो अर्थ ऑर्बिट में डालने का मतलब ही यही हो जाता है कि स्टूडेंट की हमें जो स्काइस का जो डिफ्रैक्शन प्रोसेस सब है, जो है ना रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से एक तरह से बाधा के रूप में काम करता है, ये काम नहीं करे और हम ऊपर में रखें ताकि पूरा रेडिएशन हमें कैप्चर हो सके ठीक से। बात समझे ना। अब देखो ये बिल्कुल सेम लाइक हबल स्पेस टेलीस्कोप, ये दोनों को ही डिटेक्ट कर सकता है, इंफ्रारेड को भी कर सकता है, ऑप्टिकल रेडिएशन को भी कर सकता है। ऑप्टिकल रेडिएशन का मतलब विजिबल लाइट, देखते हो ना लाइट आता है, देखते हो ना ऐसे एक है ना कलर दिखाता है ना अलग से, बचपन से ही देख रहे हो तुम, ऐसे आएगा, हाँ बीप गियर आएगा, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड्स अलग अलग है ना, उसका अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ। तो देखो ये दोनों को ही डिटेक्ट कर पाएगा। तो बोलो कि इससे कौन सा खास बात हो गया? इससे बहुत खास बात है। इससे खास बात ये है कि चलो ठीक है, विजिबल रेडिएशन आपका नाइट में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि नाइट में आपको नहीं दिखता है। तो जो ऑप्टिकल रेडिएशन है, जैसे विजिबल रेडिएशन, वो रात को नहीं दिखेगा, या फिर मान लो कि मौसम खराब हो जाएगा तो दिक्कत हो सकता है, वेदर कंडीशन। बट इंफ्रारेड के साथ ऐसा नहीं है। यदि जो इंफ्रारेड को डिटेक्ट कर सकता है, वो रात में हो, दिन में हो, सुबह हो, शाम हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से कर सकता है 24/7। तो इसका एक एडवांटेज ये है, समझे, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट का, कि ये दोनों ही रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सकता है, बोथ इंफ्रारेड एंड ऑप्टिकल रेडिएशन। देखो इसका जो मिरर होता है स्टूडेंट, कितना लंबा होगा इसका मिरर? 6.5 मीटर होगा। बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि हबल स्पेस टेलीस्कोप कितना था? 2.4 मीटर्स था। तो चूंकि मीटर लगा हुआ है स्टूडेंट, तो कौन सा ये टेलीस्कोप हो जाएगा? रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप हो जाएगा ये, रिफ्लेक्टिव, क्योंकि मिरर में ही रिफ्लेक्शन होता है और लेंस में क्या होता है? रिफ्रैक्शन हो रहा होता है। बात समझे ना। और यही कारण है कि इतना बड़ा जब इसका मिरर है तो ज़्यादा लाइट को ट्रैप कर पाएगा ना। जितना ज़्यादा लाइट ट्रैप होगा उतना ही अच्छा इमेज बनेगा ना। जैसे देखो तुम एक इतना छोटा लो, मिरर लो और अपना चेहरा देखो तो छोटा दिखेगा ना। अब बड़ा एकदम अच्छा मिरर देखोगे तो बहुत अच्छा चेहरा दिखेगा ना। कैसे चेहरा दिखा? क्योंकि शरीर से जो लाइट गया वहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ ना, उसी से तो इमेज आया है। तो सिमिलरली जो दूर से आ रहा होगा लाइट, चाहे वो इंफ्रारेड लाइट हो, चाहे वो विजिबल लाइट हो, तो यहाँ पे डिटेक्ट होगा ना मिरर में। जब मिरर में डिटेक्ट होगा तो वहाँ पे बनेगा ना इमेज, और बेहतरीन इमेज बनेगा और हाई रेजोल्यूशन होगा। कारण क्या है? क्योंकि मिरर बहुत बड़ा है। देखो यहाँ पे तो इसको कहाँ प्लेस किया जाता है? इसको हम L2 लैग्रेंज पॉइंट में करते हैं। अब याद करो L1, L2, L3, L4, L5 तक बताया है। जब आदित्य L1 मिशन बता रहे थे तुम लोग को, तो ये बताए थे ना कि आदित्य L1 मिशन है ना, आदित्य L1 मिशन में यानी कि L1 लैग्रेंज पॉइंट में डाला गया था, जानती हो ना। तो इसको कहाँ पे डाला जाएगा? L2 में डाला जाएगा। L2 कहाँ है? देखो यहाँ पे फिगर में देखो क्या होता है लैग्रेंज पॉइंट।
लैग्रेंज पॉइंट का मतलब है कि ऐसा पॉइंट, यानी कि लैग्रेंज लाइन में एक ऐसा पॉइंट है, लैग्रेंज पॉइंट लाइन में पॉइंट है, बात समझो। लाइन होता है ना सेगमेंट, सेगमेंट समझते हो ना, जिसका फिक्स्ड एंड पॉइंट है। लाइन मतलब जिसका इंडिफिनिट होता है, बात समझे, बेसिक्स। और उसके बाद देखो ये जो हम पॉइंट का बात करते हैं, उसी लैग्रेंज लाइन में तुमको पॉइंट दिखेगा, उसी को हम लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। लाइन में जो दिखा वही पॉइंट है। और जितने भी पॉइंट है जो दिखाया गया है तुम लोग को 1 4 2 5 3, ये सभी पॉइंट क्या है कि इस पॉइंट में यदि हम कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हैं तो ग्रेविटेशनल जो पुल है सन का और अर्थ का बैलेंस हो जाता है और यहाँ से खिसकेगा नहीं वो। और वही हम L2 में डाल रहे हैं इसको, बात समझे ना, L2 में डालें, L2 पॉइंट दिख रहा है ना, वहाँ पे डालेंगे। तो ये लैग्रेंज पॉइंट हो गया। दूसरा देखो हबल प्राइमरी मिरर कैसा दिखता था, देखो वहाँ पे छोटा दिख रहा है ना, आगे देखो, हाँ यहाँ पे देखो बहुत छोटा दिख रहा है। और देखो ये वाला तुम्हारा दूसरा जेम्स वेब वाला है, देखो इसका कितना बड़ा, कितना रेजुलेशन दिख रहा है, ये है ना, बहुत ये सब तुमको रेजुलेशन बता रहा है, हाई रेजुलेशन होता है इसका। आगे देखो, अब ये नासा और इसरो का ये क्या है, दोनों का है जॉइंट वेंचर है, कह सकते हो। इसी को हम निसार भी कहते हैं स्टूडेंट, निसार। देखो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ठीक है, इसको निसार भी कह सकते हो तुम लोग, निसार NISAR, समझ गए निसार कैसे बनाइए। तो ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है नासा और इसरो के बीच में, ठीक है, डेवलप करना और लॉन्च करना कौन सा, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, यानी कि सार्क को, बात समझे ना। यदि पूरा बोलोगे तो निसार हो जाए, क्यों, क्योंकि नासा और इसरो इन्वॉल्व है इसलिए निसार। अब प्रोजेक्ट क्या है, सार प्रोजेक्ट है। सार का मतलब होता है सिंथेटिक अपर्चर रेडार। अब इसमें समझो कोई टेक्निकल वर्ड सब नहीं है, सिंपल ही है। रेडार का मतलब क्या होता है, रेडियो वेव्स, रेडार स्टैंड फॉर रेडियो वेव्स। तो इसमें रेडियो वेव्स का यूज किया आता है स्टूडेंट, रेडियो वेव्स का, बहुत इंपॉर्टेंट रेडियो वेव्स। देखो तो व्हाट इज सार, सार इज अ टाइप ऑफ रेडार। रेडार मतलब होता है जो रेडियो वेव से चलता है। रेडार जानते हो ना तुम लोग, सोनार, रेडार सुने हो ना, सोनार तुम्हारा जो नीचे होता है ना, पानी के अंदर, पनडुब्बी सब यूज करता है ना। और रेडार का मतलब क्या है, जो तुम्हारा बैट सब यूज करता है, यहाँ पे वो रेडियो वेव छोड़ता है ना, रेडियो वेव छोड़ेगा। मान लो रेडार का मतलब होता है रेडियो वेव छोड़ना। रेडियो वेव छूटा तो यहाँ पे मान लो कोई ऑब्स्टेकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मूव कर रहा है, यहाँ से कोई प्रे है मान लो, तो मूव कर रहा है तो पता चल जाएगा ना कि कितना दूरी पे है वो, क्योंकि रिफ्लेक्ट होगा बैक जब रिफ्लेक्ट होगा तो पता चल जाएगा कितना दूरी पे है, कितना मूविंग है, क्या उसका स्पीड है, वो सब पता चल जाता है। और बिल्कुल यही प्रिंसिपल, यही चीज बैट अपने प्रे के लिए यूज करता है, यूवी रेस को फेंक के। तो रेडियो वेव्स में यही किया आता है। देखो होता क्या है इसमें स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि ये है कॉम्प्लेक्सी चीज है। सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट के पास अपना एंटीना होता है, ऊपर सैटेलाइट है, सैटेलाइट के पास एंटीना है, एंटीना से रेडियो वेव्स गया नीचे, रेडियो वेव्स नीचे गया और अर्थ लैंडस्केप है तो वहाँ गया और मतलब उसको करके बाउंस, मतलब उसको टच करके फिर बैक करेगा वो। जब बैक करेगा डिटेक्ट कर लेगा वो, जब डिटेक्ट कर लेगा तो जितना भी तुम्हारा वहाँ कवर होगा वो सब चीज़ वहाँ पे आ जाएगा, यानी कि जितना भी कवर करेगा वो सब इमेज वहाँ पे आ जाएगा। तो रेडियो वेव्स के हेल्प से ऑब्स्टेकल मिला ना अर्थ सरफेस, तो जो बैक करेगा वही बैक को वो इमेज के रूप में क्रिएट कर लेगा और पता चल जाएगा कहाँ पे क्या क्या फीचर्स है, वही चीज़। और इससे इमेज बन जाएगा, चाहे 2D इमेज बने या फिर 3D इमेज बने। तो सार क्या है, एक टाइप ऑफ रेडार है, यानी कि जहाँ पर रेडियो वेव्स का यूज़ किया जा रहा है ताकि 2D और 3D इमेज बनाया जा सके कोई भी ऑब्जेक्ट का, जैसे कि लैंडस्केप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी एग्जांपल समझो, इसका एप्लीकेशन बहुत जगह है। रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग जानते हो ना तुम लोग, बिना फिजिकल टच किए हुए हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यानी कि रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है कि आप किसी का इंफॉर्मेशन ले रहे हो बिना टच किए हुए, समझे, दैट इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग में काम आ सकता है सरफेस का, अर्थ को मैपिंग करना है, किसी दूसरे प्लैनेट को भी करना है तो रेडियो वेव्स आप यूज करके इमेज निकाल सकते हो उसका। ओशनोग्राफी, ओशन का बहुत कुछ जानना है तुमको सैलिनिटी चेक करना है, ओशन में टाइड किस ओर तरफ जा रहे हैं, कौन से डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, कितने स्पीड को फॉलो कर रहे हैं, वो भी पता चल जाएगा। ग्लेशियोलॉजी, ग्लेशियोलॉजी मतलब ग्लेशियर, स्पेशली जो तुम्हारा हाई एल्टीट्यूड में है या फिर हमारा आर्टिक सर्कल में है, अंटार्कटिक में है, वहाँ पे भी पता चल जाएगा ग्लेशियर कितना पिघल रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, बात समझे। और फॉरेस्ट्री, यानी कि फॉरेस्ट सर्वे के टाइम में कितना ज़्यादा यूज़ होता है इससे, कहाँ फॉरेस्ट है, कहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, कहाँ पे मॉडरेट फॉरेस्ट है, एवरीथिंग यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर, बात समझ गए ना। और लास्ट क्या है तुम्हारा, मिलिट्री पर्पस के लिए भी हम कर सकते हैं। हाँ, मिलिट्री सर्वेलेंस के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, कहाँ ट्रैक हो रहा है, कहाँ है ना, कहाँ जा रहा है, वो सब चीज़ हमें पता चल जाता है।
ये सार है, इसका इतना ज़्यादा यूज़ है, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, और ये इसरो और नासा का जॉइंट वेंचर है। आगे देखो स्टूडेंट, अब देखो इसमें देखो फायदा क्या है, वही हम बोल रहे थे, फायदा क्या है, क्योंकि इसमें रेडियो वेव्स यूज़ किया जा रहा है ना। अब रेडियो देखो, मैंने इंफ्रारेड के लिए भी वही बोला, अब मैं रेडियो वेव्स के लिए भी वही बोल रहा हूँ। देखो एक विजिबल रेडिएशन ही होता है जिसको ना दिन और रात से फर्क पड़ता है, बाकी जितने भी रेडिएशन उसको दिन रात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे यूवी रेडिएशन हो, चाहे इंफ्रारेड हो, चाहे अल्ट्रावायलेट हो, कुछ भी हो। तो वही बोल रहा है कि SAR का हाई रेजोल्यूशन कैपेसिटी होता है, कुछ भी वेदर हो, डे हो नाइट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझे। नंबर 1, निसार इज डिजाइन टू ऑब्जर्व एंड स्टडी प्रोसेस, यानी कि आइसिड, जब बताया ना ग्लेशियोलॉजी, यानी कि आइसिड्स तुम्हारा कोलैप्स हो रहा है लेट से पोलर रीजन में, कोई नेचुरल हजार्ड से आने वाला अर्थ को एक सुनामी वोल्केनिक, ये सब बढ़िया से वो स्टडी कर पाता है, ठीक है ना, आराम से हो जाएगा। तो सैटेलाइट यहीं पूछेगा तुम लोग को, यहीं पूछेगा जी कि रडार या फिर तुम्हारा सार जो है वो कहाँ कहाँ है, उसका एप्लीकेशन कर सकते हो। तो अब जो नहीं दिया गया वो एसेट्रा में आ गया, समझ लेना, ठीक है ना। अब ये लॉन्च करने का बात किया गया था 2022 में, देखना तुम लोग चेक करना। और देखो ये पोलर ऑर्बिट में होगा, देख रहे हो ना स्टूडेंट, पोलर ऑर्बिट में इसको प्लेस किया जाएगा। क्या रीजन है पोलर ऑर्बिट में प्लेस करने का? रिमोट सेंसिंग सबसे बढ़िया पोलर ऑर्बिट में ही होता है, बात समझे। क्यों? क्योंकि पोलर ऑर्बिट में करोगे तो अर्थ नीचे स्पिन हो रहा है, और अर्थ 24 घंटा के अंदर, 24 घंटा में होता है ना, अर्थ एक पूरा रोटेट करता है, तब तक ये पूरा इमेज ले लेगा। इसलिए इसको कहाँ प्लेस किया जाएगा? पोलर ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा, ताकि बेटर लैंडस्केप का इमेज आ जाए इसके अंदर। अब इसका सैटेलाइट का कितना होगा लाइफ टाइम? 3 इयर्स के लिए रहेगा ये, समझे, 3 इयर्स के लिए। अब यहाँ पे समझो ये खत्म हो गया, समझे ना, निसार हम समझ गए। उससे पहले हबल स्पेस टेलीस्कोप का जो जेम्स वेब टेलीस्कोप था वो भी हो गया। अब दूसरा मिशन है, देखो आर्टेमिस प्रोग्राम, ये भी हम कभी बताए थे तुम लोग को। आर्टेमिस प्रोग्राम क्या था स्टूडेंट? देखो यहाँ पे ये, अब ये पहला प्रोग्राम होगा नासा, ये नासा का प्रोग्राम है, जहाँ पे महिला को, वुमेन को पहुँचाया जाएगा, तुम्हारा मून में पहुँचाया जाएगा। वो भी मून कौन सा? साउथ पोल वाला। साउथ पोल क्यों इतना खास है बताओ तो? साउथ पोल इतना क्यों खास है? क्योंकि वो अनएक्सप्लोर्ड है। क्यों? क्योंकि हमें तो नॉर्थ वाला ही दिखता है, हमें फ्रंट वाला ही दिखता है, मून का बैक साइड नहीं दिखता है। बताओ क्या रीजन है? हाँ, रेवोल्यूशन और रोटेशन सेम है उसका, तो पीछे साइड दिखेगा ही नहीं आपको। और चाइना इसी जगह को यूज़ किया है, चाइना भी बिल्कुल इसी जगह को यूज़ किया है। देखो आर्टेमिस प्रोग्राम जो नासा का, ये ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट प्रोग्राम है, और ये सेकंड है, सेकंड ह्यूमन है, क्योंकि इससे पहले हम भेज चुके थे। अपोलो किया गया था ना, याद है ना तुम लोग को? अपोलो मिशन हुआ था, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स भेज चुका है। तो देखो ये है तुम्हारा आर्टेमिस प्रोग्राम। क्या? आर्टेमिस प्रोग्राम नासा का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। इसका गोल है कि पहला महिला या नेक्स्ट दूसरा पुरुष ये मून में उतारने का बात करेगा, मतलब करेगा वहाँ पे। और कौन सा मून का कौन सा पार्ट? साउथ पोल, बैक साइड वाला, ठीक है, बाय 2024 तक करेगा। अब इसमें देखो जो मेन बॉडी है, यानी कि मेन जो स्पेस एजेंसी वो नासा है, बट नासा के साथ और भी तुम्हारा पार्टनर्स इन्वॉल्व है। जैसे एक तो हम स्पेस एक्स का ही बात कर सकते हैं, है ना। स्पेस एक्स ने तो पूरा क्रांति लाया कि नहीं लाया? बताओ जरा, रीयूजेबल व्हीकल लाया कि नहीं लाया? उसी की वजह से पूरा कंट्री में, दूसरे कंट्री में भी चलने लगा कि हम भी आप फिर रीयूजेबल व्हीकल चलाने वाले हैं। इंडिया भी प्रयास कर ही रहा है। देखो तो यूनाइटेड स्टेट्स का वही यूएस नासा, और यूएस का बहुत सारा कमर्शियल स्पेस फ्लाइट कंपनीज भी है जो नासा ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसका पार्टनर है वो सब, ठीक है। उसमें तुम्हारा ये भी आ जाएगा, स्पेस एक्स भी आ जाएगा, और भी इंटरनेशनल पार्टनर है, जैसे कि देखो यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी हेल्प करेगा, कुछ होगा, टेक्निकल असिस्टेंट देगा, जाक्सा भी करेगा, है ना, कनाडा का भी करेगा, इटली का भी करेगा, ऑस्ट्रेलिया का भी करेगा, यूके का भी करेगा, और ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स स्पेस एजेंसी वो भी करेगा। अब देखो ये तो कहने का मतलब यही हुआ स्टूडेंट कि ये पॉजिटिव संकेत है कि दुनिया में ना बड़ा बड़ा जो एजेंसी है वो एक साथ आ रहा है, ग्लोबल कोऑपरेशन कर रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए। तो कह सकते हो कि ये कोई पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा प्रोग्राम है रिसेंट में जहाँ पे वर्ल्ड के सबसे अच्छे स्पेस एजेंसी इन्वॉल्व हुए हैं? तो हो सकता है 4 ऑप्शन हो, तो बिल्कुल एक ऑप्शन ये भी आया, आर्टेमिस प्रोग्राम। बात समझे ना। बट उसमें जो कंट्रीब्यूशन, जो नासा का कंट्रीब्यूशन होगा वो सबसे ज़्यादा है। अब इसमें क्या है देखो, आर्टेमिस प्रोग्राम होगा क्या? देखो स्टूडेंट, द प्रोग्राम इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। ये 3 भाग में डिवाइड किया गया है, समझे, 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक देखो आर्टेमिस 1 इज मोस्ट लाइकली टू लॉन्च इन 2021, ये बोला 21 में करेगा, ठीक है, एंड इन्वॉल्व्स एन अनक्रूड फ्लाइट टू टेस्ट द स्पेस लॉन्च व्हीकल एंड ओरियन स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। ये पहला तुम्हारा आर्टेमिस 1 होगा, आर्टेमिस 2 होगा, आर्टेमिस 3 होगा। पहला क्या है तुम्हारा 2021 में लॉन्च किया जाएगा। इसमें तुम्हारा अनक्रूड फ्लाइट होगा, यानी कि पहले टेस्ट किया जाएगा कि जा सकता है कि नहीं, उसमें आदमी लोग नहीं रहेंगे,
फर्स्ट टेस्टिंग के लिए है स्टूडेंट, समझे ना। सेकंड क्या है, विल द फर्स्ट क्रूड, इसमें फर्स्ट क्रूड होगा, इसमें जाएंगे लोग जाएंगे, और ये 2023 तक बात किया गया है। और जो तीसरा जो होगा, तीसरा में क्या है कि एस्ट्रोनॉट्स भी जाएंगे और वो साउथ पोल में रुकने की कोशिश करेंगे। तो फेज वाइज किया गया है और 2024 पिछले 2024 दिया गया है। और कभी भी देखो नासा ऐसा चीज़ है ना, नासा कभी भी बताता नहीं है अपना, वो सीक्रेट रिवील नहीं करता है, बात समझे।